नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेटी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को और जिस भी पेपर को कवर करना है, आप प्लीज़ चैनल पर विजिट करें। एंड हमने चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना करके रखी है, तो प्लीज़ आप सर्च करें एंड वहाँ से प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आपके लिए वो ईजी गोइंग होगा। एंड आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया करके है, वो उस पेपर का गाइज आपका 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आपके सेकंड पेपर का भी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। और जो ये आपका थर्ड पेपर है ना, इसका थर्ड या फोर्थ, अभी शायद थर्ड यूनिट या फिर फोर्थ ऐसे ही चल रहा है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शनल पेपर है ना, वो उस पे भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपके चारों पेपर की क्लासेस अवेलेबल हैं और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मई में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको फुली फोकस्ड होकर के अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करना है। तो गाइस, आज आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। और इसी के साथ आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो रिजल्ट है ना, आप लोग उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपका रिजल्ट अब से कभी भी आ सकता है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। सिंपली आपका रिजल्ट मैं आपकी मेंटल स्टेटस को समझ सकती हूँ कि हाँ, आप लोग प्रॉब्लम में है। आप लोग इधर उधर कर रहे हैं, बैक एंड फोर वाली स्टेज आपकी चल रही है कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। डोंट वरी, अब जो आएगा वो आएगा, बट उसकी वजह से सेकंड सेमेस्टर पर उसका कोई क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको अपने सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपको पता है कि नोट्स वगैरह हम सब कुछ टेलीग्राम पे देते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए एंड वहाँ से आप अपने नोट्स, पीडीएफ एंड ऑल सब कुछ आप ले सकते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये क्या है, ये इंटेलिजेंस है, मतलब बुद्धि। अब इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं? अगर लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछती, बट मैं आपको बताती हूँ। जो आपका ये इंटेलिजेंस है ना, इट्स इंडिविजुअल ग्लोबल कैपेसिटी, कि किसी भी व्यक्ति की, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ, इंडिविजुअल ग्लोबल कैपेसिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति की ये एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें उसके जितने भी हायर लेवल या फिर कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, है ना, वो सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, और इसमें क्या क्या चीज़, परसेप्शन, तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। और आपने सुना होगा, वैशलर है यहाँ पर, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या बोला था कि इसका इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले उन्होंने 3 ऐसे की पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहला, टू थिंक रैशनली, मतलब हम कितना रैशनल होकर के, कितना लॉजिकल होकर के सोच पा रहे हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच क्या हो सकती है, वो रैशनल होनी चाहिए। सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना, बट वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो थिंक रैशनली। और जो दूसरा इन्होंने बताया था वो क्या है, वो आपका है एक्ट पर्पसफुली। एक्ट पर्पसफुली, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो भी एक्शन हो, जो भी हम क्रिया करते हैं, है ना, जो भी हम कुछ लाइक करते हैं, है ना, क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, जो हमारा एक्ट होता है, जो परफॉर्म करते हैं, है ना, हमारा जो व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं एक पर्पसफुली होना चाहिए। और ये इसी से साबित होता है कि हमारा इंटेलिजेंस कितना है, कितना नहीं है, कि हम बुद्धिमान है कि नहीं ना। अगर एक जेन्युइन, एक सॉरी, एक नॉर्मल
भाषा में बोले या नॉर्मल शब्द में बोले तो कि हाँ आपके पास बुद्धि है कि नहीं, तो आप कितना पर्पसफुली एक्ट कर पा रहे हैं। जैसे अभी के टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट को लेकर के परेशान है। बट कुछ ऐसे भी होंगे जो उनको पता है कि हाँ रिजल्ट को जब आना होगा आ जाएगा, बट हमें अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अपना वो पर्पसफुली अपना एक्शन अपना एक्ट कर रहे हैं, वो इधर उधर भटकने की जगह बजाय इधर उधर करने की बजाय वो अपना पर्पसफुली अपने सेकंड सेमेस्टर की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो थर्ड इन्होंने बताया था वो क्या है कि डील इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट। ठीक, कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ, चूंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और पर्यावरण में ही रह करके हम सारी चीजें सीखते हैं। माना कि कुछ इनेट नॉलेज होती हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स वगैरह होती हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, वो इंस्टिंक्ट लाइक इनेट होती है। बट उसके बाद हम लोग अपने इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं, अपने समाज से ही, अपने पर्यावरण से। तो हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे डील कर पा रहे हैं, कैसे नहीं। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को मेजर करने के लिए उसमें दो तीन बातों का समावेशन होना जरूरी है। सबसे पहला टू थिंक रैशनली, उसके बाद एक्ट पर्पसफुली, एंड तीसरा डील इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि हाँ वो एक क्या है, वो व्यक्ति उसका इंटेलिजेंस अच्छा, वो एवरेज लेवल का, फिर अच्छा आईक्यू लेवल है। ठीक, और इंटेलिजेंस वही है कि ये एक कंस्ट्रक्ट होता है ना, मेजरेबल कंस्ट्रक्ट होता है कि इसके थ्रू हम क्या क्या लाइक हमारी जो सोचने की, समझने की, समस्या समाधान करने की, बातचीत करने की ना, तो ये सारी उसमें क्वालिटीज या फिर ये सारे क्या कह सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स या फिर ये सारे फैक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। आइए इसी के साथ अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपको एक छोटा सा ओवरव्यू हमने दे दिया, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक आपको अपडेट देनी है। वो क्या है कि इफ़ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी ना, तो 2026-28 के सेशन का जो आपका फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम को, वो आउट हो चुका है। आउट होना क्या है कि अब उसकी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। अब आपकी जो डेट है वो 5 अप्रैल तक हो चुकी है ना, 5 अप्रैल तक। और ये डेट आपकी जो है विदाउट लेट फी है, और लेट फी के साथ आपका 10 अप्रैल तक डेट है। तो आपको फटाफट से, जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया था गाइस, प्लीज फिलअप कर लीजिएगा। और आपको हमारे साथ अगर जुड़ करके बीएड करना है, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़ करके उसका लाभ उनको मिल रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्लास नोट्स है, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इसको ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको सारी अपडेट्स, सारे नोट्स एंड ऑल सब कुछ मिलती है। साथ ही साथ आपको अगर हेल्दी कॉन्वर्सेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लर्नर्स हैं, वो जुड़ करके आपस में वो अपना कॉन्वर्सेशन करते भी हैं। तो यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन। एंड इफ यू गाइस वांट टू टॉक टू मी, तो यहाँ पे हम लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल है ना, इसको भी ज्वाइन करके रखना है। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर अपना ऑफिस का एड्रेस दे रखा है, तो आप आइए, विजिट करिए, हमसे मिलिए और अपनी सारी क्वेरीज एंड अपडेट्स लीजिए। जो ऑफिस का एड्रेस है ये क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज, ये ऑफिस का एड्रेस है। प्लीज आप आइए और हमसे मिलिए। बाय द वे, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो हमने 2 अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप इसी दिए हुए नंबर पे हमसे बात भी कर सकते हैं। नंबर आपका क्या है, 9919599066, और एक है 8090656656। तो दोनों में से किसी नंबर पे आप हमें कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और आप अपनी इंक्वायरीज ले सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बुद्धि क्या है ना, व्हाट इज इंटेलिजेंस, इसका अर्थ क्या है। तो इंटेलिजेंस इज द ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी दैट इनेबल्स अ पर्सन टू अंडरस्टैंड, learn, reason, think abstractly, solve problems, make decisions and adopt effectively to the environment। जो हमने ऊपर बोला था ना कि think rationally, act purposefully and deal effectively with the environment। तो वही सारी चीजें कि बुद्धि वहाँ हमारी क्या है, वो एक मानसिक क्षमता, यहाँ पर मेंटल कैपेसिटी ना, आप इसको कॉग्निटिव एबिलिटी भी बोल सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी है ना। ये एक हमारी संज्ञानात्मक क्षमता है या एक हमारी ये मानसिक क्षमता है, जो क्या करती है, जो किसी भी व्यक्ति को
समझने, सीखने, तर्क करने एवं अमूर्त चिंतन करने, है ना? एब्स्ट्रैक्टली हम कैसे सोच पा रहे हैं। लाइक अगर हमारे सामने हमने एप्पल बोल दिया, अब हम उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर पा रहे हैं कि हाँ, ये रेड कलर का होता है, ये मीठा होता है, ये फ्रूट होता है। या फिर अगर हमने बनाना बोले तो डेफिनेटली उसका एक मानसिक चित्र, लाइक एक प्रकार से ना मेंटल मैप आपके अंदर बन जाएगा, उसका एक चित्र बन जाएगा आपके पास ना। तो ये सारी चीजें, और समस्याओं का समाधान करने की, किसी भी समस्या का समाधान हम कितना इफेक्टिवली कर पा रहे हैं कि नहीं, तो और निर्णय लेने तथा वातावरण के साथ प्रभावी रूप से अनुकूलन करने को सक्षम बनाती है कि हम अपने पर्यावरण से, हम अपने इन्वायरमेंट से कैसे डील कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो ये सारी जो क्षमता है, ये जो सारी मानसिक योग्यता है, ये जो मानसिक एबिलिटी है ना, तो यही हमारी बुद्धि कहलाती है, फिर यही हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। अब अगर सिंपल एक फॉर्मूला देखें तो क्या करना है, बुद्धि ये एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें सीखना प्लस तर्क करना, समस्या समाधान, अनुकूलन, तो ये सारे फैक्टर्स है ना, ये सारे लाइक पॉइंट्स है इसमें पाए जाते हैं, और कुल मिलाकर के इससे क्या होती है, बुद्धि का निर्माण होता है, फिर बुद्धि में ये सारी क्षमताएं पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ ग्लोबल कैपेसिटी। ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें क्या, लाइक हमने ये बोला, ये जैसे एक व्यक्ति, उसका ब्रेन है और उसका माइंड है। अब इसमें उसकी क्या है, बहुत सारा, लाइक उसकी मेमोरी हो गया, उसकी क्या कहते हैं, रीजन करने की क्षमता हो गई, उसकी क्या अंडरस्टैंड करने की क्षमता हो गई, लर्न करना, रीजन देना, थिंक, लाइक उसको एब्स्ट्रैक्टली कैसे सोच पा रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर पा रहा है, डिसीजन मेकिंग। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है ना, जिससे मिलकर के एक प्रॉपर बुद्धि का निर्माण होता है, और यही आपकी क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी है। एक इंडिविजुअल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब एक जो आपका बुद्धि है वो मल्टीपल फैक्टर से जुड़ करके कह सकते हैं ना बनता है, और एक एक कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि बुद्धि की कुछ परिभाषाएं, ये हमें देख लेना चाहिए, और डेफिनेटली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें इस पर क्या करना, अपना आंसर भी लिखना है। तो सबसे पहला जो हम डेफिनेशन देखते हैं वो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, और हाँ, इसके पहले जो अल्फ्रेड बिने है ना, तो इन्होंने, ये तो बुद्धि की परिभाषा है, बट इन्होंने एक टेस्ट दिया था जिसको क्या कहते हैं, इसको यूनिफैक्टर थियरी कहते हैं। यूनिफैक्टर थियरी, ये आपकी अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई थी, ये लेट 80s में इन्होंने दिया था, ठीक। तो फिलहाल हम साइकोलॉजी की नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंपल सा अपना एक पेपर का, मतलब जो हमारा सिलेबस उसी को कंप्लीट करना है। तो उन्होंने क्या बोला था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। इसका क्या मतलब है कि बुद्धि सही निर्णय लेने, सही समझने तथा उचित तर्क करने की क्या है, एक क्षमता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे हम किसी भी समस्या समाधान से, लाइक किसी भी समस्या में घिरे हुए हैं, तो हम उस टाइम अपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, कैसे हम उस पर तर्क वितर्क करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं कि हम उस समस्या से उसका हमें छुटकारा मिल सके, उससे हम निजात पा सके, है ना। उस समस्या से हमें छुटकारा मिल सके, हम उसका समाधान खोज सके, निर्णय लेने तथा सही तरीके से समझने। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एक कप चाय दिया, है ना, जैसे मैं आपके लिए एक कप बनाती हूँ, ठीक ठीक, ये आपकी कप है और हमने आपके लिए एक चाय दिया। अब हमारी समझदारी ये है कि जैसे हमने आपको दिया, आप तुरंत तो नहीं पी लेंगे, आप सबसे पहले समझेंगे कि हाँ, अभी ये बहुत गर्म है, और अगर हम तुरंत पी लेंगे तो हमारी जीभ जल जाएगी। फिर आप सोचेंगे समझेंगे, फिर थोड़ी देर उसको रखेंगे, वो ठंडी हो जाएगी, जब पीने की योग्य हो जाएगी, मतलब पीने लायक हो जाएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो फिर हम उसको उठा के पीते हैं ना। तो वो कहीं ना कहीं हमारी समझदारी होती है ना। जैसे हमने खाना निकाला ना, भोजन निकाला, तो आपको क्या करना है कि उसको तुरंत, जैसे तवे पर से ना रोटी निकाली, तो आप तुरंत तो नहीं खा लेंगे ना, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सेकंड या फिर थोड़े मिनट का तो टाइम देंगे ना, कि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हमारी जीभ जल जाएगी। तो ये हम समझते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, और तर्क करने की क्षमता, हम रीजन कैसे देते हैं, है ना। जैसे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं ना, उसमें आपका इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग हुआ, उसके बाद हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, तो ये सारी रीजनिंग आती हैं। तो हम रीजन कैसे देते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसमें एग्जाम्पल देते हैं,
डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो रीज़न देते हैं, या फिर कोई अगर कॉज़ है, कोई कारण है, तो उसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है। तो ये जो हमारी सारी क्षमताएँ हैं, कहीं न कहीं ये आपकी बुद्धि यानी कि अपनी बुद्धि की डेफिनेशन के रूप में हम जान सकते हैं। फिर अल्फ्रेड बिनो ने इसको दिया था। अब लुईस टर्मन की बात करते हैं, ये भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी टेस्ट दिया था, बट हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्या है, एक क्षमता है। हम लाइक अमूर्त तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से कैसे सोच सकते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने एक बॉल दिया है ना, अब ये जैसे हमने बॉल बोला तो आपके दिमाग में तुरंत इस तरीके से आ गया होगा कि हाँ ये गोला होता है और इस तरीके से इससे हम खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं। तो वही कि हम अब्स्ट्रैक्टली कैसे सोच पा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, बस उसका नाम लेते हैं, तो आप उसके बारे में कैसे सोच पाते हैं। जैसे अभी आपका मार्च चल रहा है ना, और हमें पता है कि जून जुलाई में जाकर के इतनी गर्मियाँ पड़ने वाली हैं, तो हम उसको सोच पा रहे हैं। या फिर हमारे टीचर्स ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जो मेंटल बेस पर है, तो हम उसको कैसे सोच पाएंगे, उसका आंसर कैसे कर पाएंगे। तो एब्स्ट्रैक्टली हम कैसे सोचने समझने की क्षमता है, चिंतन करने की, है ना। फिर अगला हमारा क्या है, अगला डेविड वैशलर, हाँ, फोकस अब्स्ट्रैक्ट एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, वही कि सांकेतिक भाषा पर, है ना, सांकेतिक चिंतन पर हम एक प्रकार से कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। फिर अगला डेविड वैशलर, ये आपके इनका जो टेस्ट है ना, इन्होंने कौन सा दिया है, WA वर्ड ऐसे करके, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इनका लाइक योगदान माना जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम, उसमें इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट। जो हमने ऊपर चर्चा करी थी वही, कि बुद्धि वह समग्र क्षमता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की, कि जिसमें क्या करता है, वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। कि कहीं ना कहीं अगर ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं लेक्चर बना रही हूँ, तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोग इसको पढ़ें और अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करें। और आप जब इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपका भी उद्देश्य है कि हाँ, इस वीडियो को देखेंगे, नोट से पढ़ेंगे, तो हम एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे और उससे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो हम उद्देश्य पूरी कार्य करते हैं। फिर तार्किक रूप से सोचते हैं, बिल्कुल। अगर हमें थर्ड पेपर की क्लास करनी है तो वहां पर जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम फर्स्ट पेपर का कंटेंट नहीं लिखेंगे ना, हम तो थर्ड पेपर का ही करेंगे। तो हम सोचते हैं, समझते हैं कि कब कहाँ क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और वातावरण से प्रभावी ढंग से व्यवहार करते हैं। कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक पर्यावरणीय व्यक्ति या फिर प्राणी या जीव है, जो कि हम अपने पर्यावरण से या अपने पर्यावरण के साथ कैसे डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे उनके साथ हम अनुकूलन अपना स्थापित करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और यही आपकी बुद्धि की परिभाषा कहलाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि की अवधारणा। अब इसका देखिए जाए, इसकी जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, परंपरागत जो पहले से आज चली आ रही है, वो क्या है कि इंटेलिजेंस वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंगल एबिलिटी। कि पहले के टाइम पर होता क्या था, ऐसा माना जाता था कि जो बुद्धि है ना, एक सिंगल एकल है ना, सिंगल एबिलिटी है, एक सिंगल योग्यता है ना, मेजर थ्रू IQ टेस्ट, जिसको कि जैसे ही उन्होंने बोला कि बुद्धि, तो बुद्धि को बस सोचने समझने की जो क्षमता है वही बुद्धि है। बट वहां पे तो मल्टीपल फैक्टर है ना। तो जैसे मेजर थ्रू IQ टेस्ट, और इसको IQ टेस्ट के थ्रू क्या किया जाता था, मेजर किया जाता था कि हाँ, अगर आप में, अब इसमें ये नहीं देखते कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, ये सब नहीं। बस अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में तो फिर उसका IQ लेवल अच्छा है, अदरवाइज वो बुद्धिमान नहीं है, इस तरीके से। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस वॉज सीन एज इंटेलिजेंस। होता क्या था कि पहले बुद्धि को एकल मानसिक शक्ति माना जाता था और इसे IQ द्वारा माना जाता था। और इसमें क्या होता था कि एकेडमिक परफॉर्मेंस वाज सीन, जो हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस होती थी उसको देखा जाता था कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का अगर मेरिट लो जाता है, अगर मेरिट नहीं बनता, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। अगर किसी को मैथमेटिक्स नहीं आती है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। अगर किसी को संस्कृत नहीं आती है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइक इंटरेस्ट होती है, अपना अपना एप्टीट्यूड होता है ना। तो हम सिंगल फैक्टर को नहीं ठहरा सकते कि हाँ वही हमारी बुद्धि कहलाती है। तो ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था जो मानता था कि एक सिंगल एबिलिटी होती है जो आपका इंटेलिजेंस होती है। ठीक, जैसे हमने ऊपर देखा था अल्फ्रेड बिने की, उन्होंने यूनिफैक्टर दी है कि बस एक ही फैक्टर, मोनो फैक्टर, है ना। तो बट ये
हमें लगता है कि ये उचित नहीं है, बट हमने बता दिया चूंकि आपको एग्जाम में अच्छा करके आना है। अब हम देखते हैं कि इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट निकल के आता है, धीरे धीरे चूंकि रिसर्च वगैरह होती रहती है ना, और चीज़ें उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट मीन्स आधुनिक अवधारणा इसमें क्या कहती है कि मॉडर्न साइकोलॉजी बिलीव्स इंटेलिजेंस, कि जो अभी का जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो विश्वास करता है कि जो आपका इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल है। हमने बताया ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। और इन सबको लेकर के क्या होती है, वो बुद्धि बनाई जा सकती है, फिर बुद्धि बनती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि यह डायनेमिक होती है, मीन्स परिवर्तनशील होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे हमारी नॉलेज जितनी क्लास 10 तक थी, जब हम 12th में पहुंचे और अपग्रेड हुई, जब हमने ग्रेजुएशन करा तो और अपग्रेड हुई, जब हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो और अपग्रेड हुई, जब हम पीएचडी कर रहे हैं तो और अपग्रेड हो रही। तो वो धीरे धीरे क्या परिवर्तनशील, कुछ को लगता है कि हमें इसको रिमूव कर देना चाहिए, कुछ को लगता है कि हम इसमें रखना चाहिए, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वही सारी चीज़ें कि वो डायनेमिक होती है, परिवर्तनशील, टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है, चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है। फिर अगला कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, मतलब कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ आधारित होती है, जहां पर हमें जिस कॉन्टेक्स्ट में जैसा परफॉर्म करना होता है, जैसे बोलना होता है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया करनी होती है, उस तरीके से करते हैं, और वो हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है, हमारी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक्स, सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छा कर लेना तभी आप बुद्धिमान है, अदरवाइज नहीं, तो ये नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, स्टिल दे ऑल पीपल डूइंग ग्रेट, सो वी कांट से कि हाँ एकेडमिक्स अगर किसी का अच्छा तो ही बुद्धिमान है, अदरवाइज नहीं, तो ये गलत है, ठीक। तो इस तरीके से ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। फिर जैसे कोई है जैसे किसी के पास पढ़ने के उतने पैसे नहीं है ना, तो वो कोई बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई सिलाई वगैरह करते हो सिलाई में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई डिजाइनर वगैरह, तो हम ये नहीं कह सकते कि एकेडमिक्स अच्छा करे तभी वो बुद्धिमान है ना। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल Howard Gardner explained that the intelligence has multiple form like linguistic, musical। जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने मल्टीपल क्या मल्टीपल थियोरी, मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस का इन्होंने बताया। इसमें उन्होंने टोटल 8 या 9 योग्यताएं बताई हैं। लिंग्विस्टिक हो गया, उसके बाद आपका म्यूजिकल हो गया, फिर सोशल हो गया, है ना, उसके बाद आपकी रीजन देने की जो क्षमता है ना, फिर मैकेनिकल हो गया, है ना, सांस, इसमें नहीं, साइकोडायनेमिक नहीं है। फिर इसमें आपकी आर्किटेक्चर जो होता है ना, तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके बताया है। कौन? हावर्ड गार्डनर है। तो बिल्कुल ये सच्चाई है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि किसी भी व्यक्ति की अगर ये इंटेलिजेंस है तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रीजन करना, समस्या समाधान करना, थिंकिंग करना, चिंतन करना, तो ये मल्टीपल फैक्टर से मिलकर के बनी होती है। जैसे अगर हम लोग चार्ल्स स्पियरमैन की बात करते हैं, जैसे आपका ये कौन, अल्फ्रेड बिने, है ना, ये यूनिफैक्टर की बात करते हैं। वहीं पर 2 फैक्टर थ्योरी जो है जीएस थ्योरी है ना, मतलब जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर, ये आपके चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया है। फिर ट्राई फैक्टर थ्योरी है, उसमें और 3 कारक हैं। फिर ऐसे मतलब बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन हमें उस थ्योरीज को नहीं करना, बस हमें अपना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो वही कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि बहुआयामी, गतिशील, उसके बाद परिस्थिति पर आधारित होती है, केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है और वो हमारी बुद्धि होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल व्यू, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो हमने ऊपर भी आपको बताया था, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी परसेप्शन, धारणा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी कलर, किसी भी फल, किसी भी फूल, किसी भी वेजिटेबल्स को लेकर के आपका परसेप्शन क्या है ना, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी अवधारणा क्या है ना। जैसे इसको बोले फिनोमेना ऑफ लव एंड हेट। अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप पाना चाहेंगे, बट वो चीज़ आप नहीं पसंद करते हो तो आप उसको दूर करना चाहेंगे। वही फिनोमेना ऑफ लव एंड हेट का है। फिर अगला मेमोरी, कि हम कितना सोच पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, चीज़ों को हम याद कितना कर पा रहे हैं। कि हमारा एग्जाम मई में होने वाला है और अभी से हमने अपनी स्टार्ट कर देनी है पढ़ाई, ताकि लास्ट टाइम हम रिवीजन भी कर सके। और अगर बाय द वे रिवीजन नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमें इतना होना चाहिए कि हम उसको याद कर पाए और एग्जाम में सही आंसर लिख पाए हम, ये सारी चीज़ें। फिर रीज़न देना, तर्क देना, कि अगर जैसे डिबेट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, तो हम तर्क, इंटरव्यू में तो नहीं बोलेंगे, बट ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, तो वहां पर हम लोग तर्क करते हैं, रीजन देते हैं, ये चीज़ है तो ऐसे है, ये चीज़ ऐसे नहीं है तो इस वजह से नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। फिर
कल्पना करना, इमेजिनेशन करना कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे अगर आप में से कई बच्चे डिफेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें जो आपका एसएसबी होता है, उसमें जो लाइक कैप्टन्स होते हैं, है ना, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपको सिचुएशन देते हैं। कल्पना करिए कि आप इस नदी में जा रहे हैं, आपके साथ ये होता है, आपके साथ आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बहन, आप किसको पहले बचाएं, तो एक प्रकार से काल्पनिक क्वेश्चंस देते हैं, फिर आपको उसका आंसर देना होता है। फिर जजमेंट मतलब निर्णय, जैसे हम लोगों ने देखा ना कि जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो वहां पर एक प्रकार से बोला जाए तो जजमेंट हमें मिलता है, जब कोई भी न्याय हम कैसे दे सकते हैं किसी को। या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे दो भाई बहन है, आप लोग अगर भाई बहन होंगे तो आपको पता हो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, तो वहां पर पेरेंट्स कैसे जजमेंट निकालते हैं कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, या फिर भाई बहन कैसे समझाते हैं कि नहीं ये सही है गलत। तो ये सारी चीजें, ये सारी कैपेबिलिटी, ये सारे क्या कह सकते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इंटेलिजेंस में। फिर अगला, इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल मेंटल प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है कि बुद्धि सभी मानसिक प्रक्रियाओं का एक समन्वित रूप है, कि ये सारे धारणा, स्मृति, तर्क, कल्पना, इन सब का एक समन्वित रूप क्या है, यही आपकी बुद्धि है, ये आपकी बुद्धि है, और ये सारी इसमें कॉन्सेप्ट, ये सारी उदाहरणाएं पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आप देखते हैं नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का जो प्रकृति है, जिसका स्वभाव है, वो कैसा है। सबसे पहला, ये इनबॉर्न होती है और एक्वायर्ड भी होती है, मतलब हम इन्नेट भी प्राप्त करते हैं और समाज में अपने पर्यावरण में रह करके सीखते भी हैं। तो इंटेलिजेंस इज पार्शली हेरिडिटरी एंड पार्शली डेवलप्ड बाय इन्वायरमेंट, कि आंशिक रूप से ये जन्मजात होती है तथा आंशिक रूप से हम वातावरण द्वारा भी विकसित करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के द्वारा। ठीक। फिर अगला, इट्स डायनेमिक प्रोसेस, मतलब यह गतिशील प्रक्रिया है। मीन्स ये क्या है, ये चेंजेबल है ना, परिवर्तनशील है। तो ये सारी चीजें। फिर इसमें क्या है कि इट कैन ग्रो विद एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। डेफिनेटली जैसे जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, समाज के समाज में लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, है ना, उनसे बातचीत करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं मुझसे एडुकेट होते हैं, मतलब शिक्षित होते हैं, और हम एक्सपीरियंस, अनुभव भी करते हैं, और ट्रेनिंग के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये डायनेमिक प्रोसेस है। अगला, इट्स गोल ओरिएंटेड, मीन्स उद्देश्यपूर्ण, कि इट हेल्प्स इन अचीविंग लाइफ गोल्स। हमारा लाइफ गोल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी, हम लोग ये बीएड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू बिकम अ टीचर ना, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बीएड। तो हमें हमारा उद्देश्य पता है कि हमें आगे चल करके टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए, हमारे जो लाइफ के गोल होते हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें हमारी बुद्धि का रोल होता है, हमारे इंटेलिजेंस का रोल होता है। उसी को अचीव करने में जो सहायता करती है, वही हमारी बुद्धि होती है। तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर अगला, यूनिवर्सल बट अनइक्वल, मतलब सर्वव्यापी पर असमान होती है। इसका क्या मतलब है कि एवरीवन हैज इंटेलिजेंस बट अ डिफरेंट लेवल। वही कि बुद्धि तो सब में होती है, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु प्राणी हो, चाहे वो पक्षी हो, कोई भी हो, परंतु स्तर सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर एक फैमिली के बच्चों को लें, तो सारे बच्चों का जो आईक्यू लेवल होगा वो एक जैसा नहीं होगा, सब में अलग अलग होता है। ठीक। जैसे कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा, तो सबको वो अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की, है ना। कई बार हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा तो बहुत क्रिएटिव है, तो भाई उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा अलग है, सिंपल सा बस। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि अगला अगर क्रिएटिव है तो उसके पास बुद्धि नहीं है, वो उस पार्टिकुलर उस एरिया में ना हो, क्या पता वो दूसरे एरिया में हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगला, ये हमारी इसकी नेचर है। फिर अगला क्या है, मेजरेबल। हमने बोला ना, ऊपर बोला था हमने कि इट्स मेजरेबल कंस्ट्रक्ट, या इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इट्स मेजरेबल मीन्स मापनीय, मेजर थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे एसबी टेस्ट हुआ ना, सैंग्विन बोर्ड फॉर्म टेस्ट हो गया, और भारतीय बैटरी टेस्ट हो गया। तो ये सारे बैचलर का जो आईक्यू टेस्ट है, ये सारी चीजें जिसके थ्रू हम आईक्यू को मेजर कर सकते हैं। फिर अडॉप्टिव मीन्स अनुकूलनशील, ये क्या करता है कि हेल्प्स इन एडजस्टिंग टू न्यू सिचुएशन, कि नई परिस्थितियों में उनके अनुकूलन में हमें सहायता करती है। जैसे अगर हम
यूपी में है, फिर अगर हम एमपी में जाते हैं, हम बिहार में जाते हैं, हम झारखंड में जाते हैं, तो वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, या फिर वहाँ की जो बोलचाल की भाषा है, तो हम उसमें एडजस्ट होना चाहते हैं। हम इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करना चाहते हैं, फिर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं। नहीं तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही असंतोष की स्थिति पैदा हो जाएगी ना। तो बिल्कुल वही कि हम सिचुएशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसके अनुकूल होना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी बुद्धि का इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर इट्स मल्टीपल या फिर मल्टीफैक्टोरियल मीन्स बहुकारकीय होता है। इट्स इंक्लूड व्हाट? मेमोरी, रीजनिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मतलब इसमें स्मृति, तर्क, कल्पना, रचनात्मकता आदि शामिल होते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। जैसे हमने एग्जाम्पल ये एक बार और दिया था आप लोगों की, कि जैसे ये फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कप है, ठीक। अच्छा उतना नहीं बन पाया, बस मैं एग्जाम्पल के। अब इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं? इसमें हम लोग गर्म पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, स्टैंड है ना, पेन वगैरह को और सारी चीजें रख सकते हैं, है ना। कई गर्ल्स इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये बड़ा है तो गर्ल्स इसमें अपना वो जो बाल में लगाते हैं ना, हेयर बैंड वगैरह, सॉरी क्लेचर वगैरह, वो सारी चीजें रख सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूज हैं कि आपकी क्रिएटिविटी है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, मतलब ये बहुकारकी होता है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर, रीजन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, सोचना समझना, चिंतन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, सारे फैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। फिर अगला, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इसके जो मुख्य रूप से तत्व है वो क्या क्या है। इसके द्वारा अगर किसी के पास बुद्धि है तो वो उसकी जो लर्निंग का एबिलिटी है, जो लर्निंग कैपेसिटी है, वो सीखने की क्षमता अच्छी होगी। रीजनिंग पावर उसकी अच्छी होगी, मीन्स तर्क शक्ति अच्छी होगी। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान बेहतर तरीके से कर सकता है। डिसीजन मेकिंग है ना, निर्णय क्षमता कर सकता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन कर सकता है। फिर वो एडॉप्टेबिलिटी मीन्स अनुकूलन स्थापित कर सकता है, किसके साथ? पर्यावरण के साथ। तो ये सारे लाइक इसके मुख्य रूप से तत्व हैं, वो पाए ही जाते हैं जब किसी व्यक्ति की बुद्धि को मेजर करते हैं, किसी की बुद्धि की हम परिभाषा को डिफाइन करते हैं, फिर बुद्धि को हम बताते हैं। तो सीखने की क्षमता, तर्क शक्ति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, अमूर्त चिंतन और अनुकूलन, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। फिर अब इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका क्या शैक्षिक महत्व है, इसको देखते हैं। तो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स, मतलब कि प्रतिभाशाली एवं धीमे शिक्षार्थियों की पहचान करता है कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा बच्चा एवरेज है, और कौन सा किसकी जो आईक्यू लेवल है वो हाई है। तो अगर हम उसका इंटेलिजेंस मेजर करते हैं तो ये सारी चीजें हम इजिली पहचान पाते हैं। फिर यूजफुल इन करियर गाइडेंस, कि हम बच्चे को प्रॉपर वे में गाइड कर पाते। काउंसलर क्या करता है, जो एडजस्टमेंट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, उसी को तो रिजॉल्व करता है। तो हम गाइड कर पाते हैं कि हाँ आपके पास है, बस आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें। फिर हेल्प्स इन करिकुलम प्लानिंग, कि जो पाठ्यक्रम बनाते हैं ना, जो पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं। फिर इम्प्रूव टीचिंग मैथड, कि शिक्षण विधियों के चयन में भी ये सहायक होती है। कौन? हमारी जो बुद्धि होती है। बिल्कुल, अगर हमारे पास एक एवरेज लेवल की बुद्धि है, तभी तो हम आपको बता पाएंगे ना कि आपको ये सिलेबस करना है, आपको ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें इसमें हम देखने को मिलती है हमें। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसके समरी अगर ओवरऑल देखा जाना तो क्या है, सबसे पहले ये एक्चुअली अगर हमारे पास बुद्धि है ना, तो हम क्या करेंगे, हम समझ पाएंगे, हम रीजन दे पाएंगे, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, अनुकूलन, और फिर उसके बाद जीवन में हमें सफलता मिल पाएगी। तो ये एक प्रकार से एक टेबुलर फॉर्म में हमने दे दिया है गाइस। अगर आपके यहाँ इंटेलिजेंस से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली प्लीज आप इस तरीके से अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे ना, देन डेफिनेटली मैं आपको 100% के साथ कह रही हूँ कि आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमें चीजों को डिफाइन करके रखना है। फिर अगला क्या है, अगला हमारा है कंक्लूजन, है ना। अब हम लोग कंक्लूजन अगर देखें तो क्या है, इंटेलिजेंस इज नॉट अ मेयरली हाई आईक्यू और एकेडमिक एक्सीलेंस, है ना। इट इज द टोटल मेंटल efficiency of an individual that enables effective thinking, wise decision making, creative problem solving and successful adjustment in life। इसका क्या मतलब है कि बुद्धि केवल
उच्च आईक्यू या शैक्षणिक सफलता ही नहीं है कि अगर किसी ने शिक्षा में जैसे कोई यूपीएससी का एग्जाम निकाली, नो डाउट कि हाँ उसने मेहनत कर उसने निकाला, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि जो किसान है उसी जगह पर, या फिर जो बच्चा कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर जो कोई एक प्रकार से कह सकते ना नॉर्मल काम कर रहा है, तो उसके पास बुद्धि नहीं है, नहीं है उसके पास भी, तो वहीं तक ही सीमित नहीं है। यह क्या है, यह व्यक्ति की समग्र मानसिक दक्षता है। मतलब किसी के पास अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने बहुत करा, बट आपके पास सैद्धांतिक नॉलेज तो है, बट साथ साथ आपको व्यवहारिक नॉलेज भी होना चाहिए, है ना, जो उसे प्रभावी चिंतन, उचित निर्णय, रचनात्मक समस्या समाधान तथा जीवन में सफल अनुकूलन करने के क्या करती है, सक्षम बनाती है। और यही कुल मिलाकर के बुद्धि है और यही आपका इंटेलिजेंस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, उन तक पहुंचाना है जिनके पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको उनको पहुंचाना है उन तक। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड काम।